नमस्कार साथियों, मैं रवि राजपुरोहित दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल ऑनलाइन क्लासेस की हमारी जो पहली क्लास थी उसमें 1857 का जो भारत में विद्रोह हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो कल तक की क्लास में पहले मैंने क्या पढ़ाया उसको मैं 5 मिनट के लिए दोबारा रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करते हैं। साथियों, कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था 1857 का विद्रोह, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ वो 1857 का विद्रोह हुआ था। साथियों, भारत में अंग्रेजी शासन की जो स्थापना मानी जाती है वो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, यानी कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और अंग्रेजों की इस युद्ध के अंदर विजय हुई। तो भारत में प्लासी युद्ध की विजय के साथ ही अंग्रेजों की भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना मानी जाती है। एक्चुअल में अंग्रेजों के भारत आने का उद्देश्य था व्यापार करना। व्यापार करने के उद्देश्य से वो भारत आए थे और व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने पहला अपना व्यापारिक जो कोठी है वो सूरत के अंदर स्टार्ट की थी। उस समय भारत का आर्थिक दृष्टि से देख सकते हो, जनसंख्या की दृष्टि से देख सकते हो और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। अंग्रेजों को जब ये आभास हुआ कि भारत का जो सबसे सेंट्रलाइज केंद्रीय बिंदु है वो बंगाल है, तो अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अधिकार करने का निश्चय किया और प्लासी युद्ध में विजय के साथ ही अंग्रेजों का बंगाल के ऊपर अधिकार हो गया। हालांकि अंग्रेज व्यापारिक दृष्टि से उन्होंने बंगाल के ऊपर अधिकार किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों के ऊपर अंग्रेजों ने भारत के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। उस हस्तक्षेप का परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। 1857 की क्रांति निस्संदेह भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह था, लेकिन उससे पूर्व भी कई स्थानीय स्तर के ऊपर भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह हुए थे। जैसे हम 1764 का बक्सर विद्रोह है, तो बक्सर युद्ध के अंदर नवाब की सेना के कुछ सॉरी अंग्रेजी सेना के जो कुछ सैनिक है वो नवाब की सेना के साथ मिल गए थे। ठीक है। उसके बाद 1806 में वेलूर के सैनिकों ने वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। 1825 में असम स्थित तोपखाना के अंदर विद्रोह हो गया। 1842 में ब्रह्मा युद्ध के लिए जो सैनिक टुकड़ी भेजी गई उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये जितने भी विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ 1857 से पहले हुए थे वो अंग्रेजी शासन के द्वारा आसानी से दबा दिए गए। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत का शासक वर्ग, भारत की जनता, भारत के सैनिक, भारत का कृषक वर्ग, भारत का व्यापारिक वर्ग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसके अंदर राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों के अंदर हमने लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि, सॉरी लॉर्ड वेल्लेसली की सहायक संधि को, और उसके बाद अपन ने कह सकते हैं कि सेकंड कारण जो आपका पहले नंबर कारण वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया था, नाना साहब पेशवा की पेंशन को जब्त कर लिया गया था। ठीक है। ये कई ऐसे कारण राजनीतिक कारणों के अंतर्गत थे। आज हम प्रशासनिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक कारणों का टॉपिक हमने कल कंप्लीट कर लिया, आज हम प्रशासनिक कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक कारण क्या था? तो इसमें आता है कि सबसे पहले प्रशासन में भारतीयों के साथ असमानता का जो व्यवहार किया जा रहा था वो प्रशासनिक कारणों के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। ये है सर सैयद अहमद खां। ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। इस पुस्तक में सर सैयद अहमद खान ने प्रशासन में जो भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा था उसको 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण माना है। यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसका उसकी ये पॉलिसी थी कि जो प्रशासन में उच्च पद है उनमें भारतीयों को उन उच्च पदों से वंचित रखा जाए। यानी कि प्रशासन में जो भारतीयों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उसके कारण जो ब्रिटिश कार्यालय में अधीन भारतीय कर्मचारी थे उनका ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ा। यानी कि कोई भी भारतीय जो सिपाही था वो सूबेदार से ऊपर पद के लिए पदोन्नत नहीं किया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की भारतीयों को उच्च पद न देने की जो नीति है
प्रशासन में जो भेदभाव करने की नीति है, उसने 1857 के विद्रोह में भी एक भूमिका निभाई। इस विद्रोह को करवाने के एक प्रमुख कारणों में उसको एक कारण माना जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है साथियों कि वह कौन सा इतिहासकार है जिसने प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने को क्रांति का एक प्रमुख कारण माना है। तो क्रांति का एक प्रमुख कारण माना है सर सैयद अहमद खान ने, कि जो प्रशासन में जो भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है वो 1857 के कारणों में एक कारण है। और उसका उल्लेख किस में मिलता है? असबाब ए बगावत पुस्तक, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। और इस पुस्तक में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा था वो 1857 के क्रांति के विद्रोह के एक प्रमुख कारणों में से एक कारण बना। ठीक है ना? तो हम सेकंड कारण आपको समझ में आ गया हो कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारतीय कर्मचारियों के साथ उच्च पदों के ऊपर जो भेदभाव किया जा रहा था, उच्च पदों पर जो नियुक्त नहीं किया जा रहा था, वो भी एक क्रांति का प्रमुख कारण बना। ठीक है, दूसरा कारण। अब तीसरा कारण धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था? ठीक है ना? तो अंग्रेजों ने ऐसे कौन से धर्म के विरुद्ध कार्य किए जिसके कारण एक सामान्य जनता का ब्रिटिश कंपनी के प्रति असंतोष बढ़ा, अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष बढ़ा? तो धार्मिक कारणों में साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार को। देखो, ये 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, उस चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो ईसाई मिशनरी है उनको भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता मिल गई। यानी कि 1813 के बाद ब्रिटेन की कोई भी ईसाई मिशनरी भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती थी। ठीक है ना? तो ईसाई मिशनरियों का भारत आना आरंभ हो गया और उन्होंने भारत के अंदर ईसाई धर्म का जो प्रचार है करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको ये इमेज बताई है कि ये जो आपका ईसाई मिशनरी का व्यक्ति है, ये भारत के लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है। अब क्या होता है कि जिस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन विद्यमान था, अंग्रेजी शासन विद्यमान था, उस समय भारत के अंदर कई सामाजिक बुराइयां भी विद्यमान थी। यानी कि कह सकते हो कि ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का मामला उस समय भारत के अंदर चल रहा था। समाज के अंदर जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों के साथ जो है वो उन भेदभाव करते थे। ठीक है ना? तो अब ईसाई मिशनरियों ने क्या, भारत में जब धर्म प्रचार करना शुरू किया तो ये जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं ना, उन्हें ईसाई धर्म अच्छा लगा। ठीक है ना? इसके अलावा ईसाई मिशनरियों के द्वारा कुछ भारत के लोगों को कह सकते हो कि प्रलोभन भी दिए गए। जैसे अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता तो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती थी, अंग्रेजी सरकार के द्वारा उसे सहायता अनुदान दी दी जाती थी। इसके अलावा अगर कोई कैदी है, उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया तो उसकी सजा को माफ कर दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, निम्न जाति का है, तो उसे ब्रिटिश कार्यालय के अंदर नौकरी प्रदान की जाती थी। इसके अलावा और भी कई तरह के प्रलोभन है वो दिए जाते थे। यानी कि जो भारतीय हिंदू धर्म से ईसाई धर्म के अंदर आता है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा उसको ईसाई धर्म के आने के उपरांत कई तरह के प्रलोभन दिए जाते थे, जिसके तहत भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, जो निम्न वर्ग था, जिसको समाज के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था, उसे ईसाई धर्म अपनाना शुरू कर दिया। अब भारत के जो धार्मिक सुधारक थे, जो समाज सुधारक थे, उनको जब ये पता चला कि ईसाई मिशनरी के द्वारा भारत में धर्म प्रचार करने से भारत का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहा है, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ, हो सकता है कि ये अंग्रेज है वो पूरे भारत का ईसाईकरण कर दे। तो ये जो धार्मिक सुधारक थे, धार्मिक सुधारकों का इसलिए ब्रिटिश शासन के प्रति क्या हो गया, मोह भंग हो गया। ये कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो भारत में धर्म प्रचार किया जा रहा था, भारतीयों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में बदला जा रहा था, वो भी एक सामान्य जनता का ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष के रूप में, एक कारण के रूप में माना जाता है। तो ये क्वेश्चन साथियों कई बार आया है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन से अधिनियम के तहत मिली? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली। ठीक है ना? और ईसाई धर्म को क्यों स्वीकार किया निम्न वर्ग के लोगों ने? क्योंकि उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए। उस प्रलोभन के परिणाम स्वरूप उन्हें देखो एक एहसास हो गया उनको कि भाई हिंदू धर्म के अंदर हमें एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर हम ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमें सारी सुविधाएं मिल जाएगी, वो सम्मान प्राप्त हो जाएगा। तो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो ईसाई बनना शुरू हो गया। इसके अलावा एक ब्रिटिश व्यक्ति है जिसका नाम मेगल्स है, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात का उल्लेख किया था कि परमात्मा ने भारत का बड़ा साम्राज्य हमें इसलिए प्रदान किया है ताकि हम ईसाई धर्म का जो है वो प्रचार
कर सके, ठीक है ना। तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख कारणों में धार्मिक कारणों के अंतर्गत रखा जाता है। धार्मिक कारणों में उसके बाद दूसरा आता है 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ठीक है ना। अब ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया। इसके अंदर क्या है कि सीधा सा उल्लेख है कि अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उस हिंदू को उसके पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर या हिंदू समाज के अंदर ऐसी मान्यता उस समय प्रचलित थी कि अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। ये बात थी 1850 से पहले। लेकिन 1850 में इस अधिनियम को लागू होने के बाद ऐसा प्रावधान हो गया कि अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उसे पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि अब जो निम्न वर्ग के लोग जो ईसाई बन रहे थे, अब उनकी संख्या और बढ़ने लगी। पहले तो उन्हें यह डर था कि अगर मैंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया तो मेरे जो खुद के पैतृक संपत्ति का जो अधिकार है मुझसे छीन लिया जाएगा। लेकिन इस नियम के बाद उन्हें यह बल मिल गया कि अब मैं ईसाई धर्म स्वीकार भी कर लूंगा, मुझे पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित भी नहीं किया जाएगा, और ईसाई धर्म स्वीकार करने पर ईसाई मिशनरियों द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुझे अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और वहां जो भारतीय समाज की जो बुराई है कि सम्मान, उच्च वर्ग, जाति पाति का जो भेदभाव है वो मेरे साथ नहीं होगा, मुझे मानव होने के नाते वो समस्त अधिकार मिलेंगे जो ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को मिलते हैं। तो इस तरह कह सकते हो कि वो वर्ग जो समाज में एकदम कह सकते हो जिसको बिल्कुल भी, जिसका वर्चस्व नहीं था सामाजिक दृष्टि से, बिल्कुल भी सम्मान नहीं था, उस वर्ग ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और भारत का बहुत बड़ा जो वर्ग है वो ईसाई धर्म में बदलना शुरू हो गया। अब भारत के जो धार्मिक सुधारक है उनको ये चिंता हुई कि कहीं अंग्रेज समस्त भारत को ईसाई का स्वरूप, ईसाई धर्म में परिवर्तित न कर दे। तो उन्होंने फिर लोगों को यह जागृति उत्पन्न करवाई कि जो ईसाई धर्म के जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आपको समझ में आ गया होगा कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या है। 1850 के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के अंतर्गत हिंदू धर्म से ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति, ठीक है ना, को पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये एक तो ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म प्रचार करना, एक धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। धार्मिक रूप से ब्रिटिश शासन के पक्ष में थे लेकिन भारत में हिंदू धर्म के विपक्ष में थे। तो एक जनता जो है ना, जनता को इस बात का एहसास हुआ कि अगर अंग्रेजी शासन भारत में रहा तो पूरे भारत का क्या हो जाएगा, ईसाईकरण हो जाएगा। तो ये एक कारणों में प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम सामाजिक कारण की, यानी कि अभी तक हमने 3 कारणों का अध्ययन कर लिया। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा हमने प्रशासनिक कारण और तीसरा हमने धार्मिक कारण का। ये 3 कारण थे जिसके खिलाफ शासक वर्ग का, राजनीतिक कारणों में शासक वर्ग क्यों अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ, प्रशासनिक कारणों में ब्रिटिश कार्यालय में काम करने वाले क्यों कार्मिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए, तीसरा एक सामान्य जनता क्यों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुई। उसके बाद आता है चौथा सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारणों के अंदर सबसे पहले भारतीयों के प्रति रंग भेद की नीति। अंग्रेज और भारतीयों के बीच में रंग भेद की नीति एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। कारण ऐसे माना जाता है कि भारत के जो लोग थे वो रंग में काले थे और अंग्रेज जो रंग थे वो गोरे थे। तो वो अंग्रेज भारतीयों को काला कहकर पुकारते थे, निग्रो कहकर पुकारते थे। तो इस तरह उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था तो वो उन्हें बड़ा अशोभनीय लगता था भारतीयों को। जब अंग्रेजों के द्वारा उन्हें काला कहकर पुकारा जाता था तो भारतीयों को बड़ा अशोभनीय लगता था कि ये हमें काला कहकर क्यों पुकारते हैं। तो ये रंग भेद, यानी कि वो रंग में गोरे हैं और हम रंग में काले हैं, तो रंग भेद के आधार पर जो ये भेदभाव किया जा रहा था, हालांकि वो भी मानव थे और हम भी मानव थे, उनके भी 2 आंखें थी, हमारे भी 2 आंखें थी, उनके 2 कान थे, हमारे भी 2 कान थे, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण उनके अंदर सोचने और विचारने की क्षमता अधिक थी। और भारत में उस समय अंग्रेजी शिक्षा का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग तक सीमित थी, भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग था उस अंग्रेजी शिक्षा से वंचित था। तो शिक्षा के आधार पर तो मान सकते हैं कि वो थोड़े एजुकेटेड थे। बाकी अगर दूसरे तरीके से देखें तो भारतीयों में और ब्रिटिश में किसी प्रकार का कोई भी मूलभूत अंतर नहीं था। तो ये जो अंग्रेज उनको काला कहते थे, निग्रो कहते थे, तो उसके कारण भारतीयों के अंदर ये समझ विकसित हुई कि ये हमेशा हमें हे दृष्टि से,
ही अंग्रेज हमको देखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक सामाजिक कारण है, रंग भेद की नीति है, इसको भी 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारणों के अंदर एक कारण माना जाता है। उसके बाद सामाजिक कारणों में दूसरा आता है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किए गए सामाजिक सुधार। देखो, अंग्रेज शिक्षित लोग थे, अंग्रेजी शिक्षा के कारण उनके अंदर एक बौद्धिक उनका विकास हो चुका था, मानसिक उनका विकास हो चुका था, ठीक है ना। भारतीय समाज के अंदर उस समय कई प्रकार की बुराइयां मौजूद थी, जैसे बाल विवाह है, बहु विवाह है, जाति प्रथा है, छुआछूत है, ठीक है ना, बहुपत्नी प्रथा है, आपके ये सती प्रथा की जो मैंने आपको इमेज बताई है, तो कई प्रकार की जैसे सकते हैं, कोई कन्यावध है, आपके नरबलि दमन है, विधवाओं का उस समय विवाह नहीं होता था। तो ये कई प्रकार की भारतीय समाज के अंदर बुराइयां मौजूद थी, और उस बुराइयों के कारण क्या भारत का जो समाज है ना, वो संगठित नहीं हो पा रहा था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, अंग्रेज जो थे वो पढ़े लिखे थे, तो उनको ये समझ में आया कि ये जो भारतीय समाज में ये जो बुराइयां चल रही है ना, ये पूरी की पूरी क्या गलत है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इन बुराइयों के विरुद्ध क्या कानून बनाने शुरू कर दिए, ठीक है ना। जो भी बुराइयां थी, जैसे कन्यावध के विरुद्ध उन्होंने कानून बनाया, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया, आपके विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने कानून बनाया, आपके दास प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने कानून बनाया, ठीक है। तो अलग अलग गवर्नरों के द्वारा अलग अलग टाइम के अंदर इन बुराइयों के विरुद्ध कानून बनाया गया, ठीक है ना। अगर सही दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, तो वो एकदम उनके द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो एकदम सही थे। उन प्रथाओं को, उन जो बुराइयों को दूर करने के लिए जो नियम बनाए गए वो पूरी तरह से सही थे। लेकिन हमारे भारत का जो एक बहुत बड़ा रूढ़िवादी वर्ग था, जिसके अंदर अंग्रेजी शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा उनसे बहुत दूर थी, तो वो रूढ़िवादी जो लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि ये अंग्रेज लोग है ना, ये हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारी जो प्रथाएं है, उनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक कह सकते हो कि एक रूढ़िवादी लोग इसलिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए, क्योंकि अंग्रेजी शासन अपने विभिन्न कानूनों के द्वारा, विभिन्न प्रावधानों के द्वारा भारत की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कानून बना रहे थे, और रूढ़िवादी परंपरा के लोगों ने इसे अपनी परंपराओं के ऊपर आघात समझा। तो ये कह सकते हो कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो अंग्रेजी शासन को भारत में हटाना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज उनकी परंपराओं को क्या करते थे, वो किस ये जो रूढ़िवादी परंपरा के जो व्यक्ति है ना, ये किसी भी प्रकार के नवीन परिवर्तन का समर्थक नहीं थे, ठीक है ना। इनके हिसाब से सती प्रथा एकदम सही थी, ठीक है ना। और शैक्षिक दृष्टि से देखें और आधुनिक विचार की दृष्टि से देखें तो वो पूरी तरह से गलत थी। तो अंग्रेजों ने सही किया नियम बना के, लेकिन उन्होंने सोचा ये हमारी परंपराओं को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो इस तरह भारत के लोगों का ईसाईकरण करना और भारत की सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध कानून बनाना, ये क्या है, एक सामान्य जनता है ना, इसलिए अंग्रेजी शासन की क्या होगी, विरुद्ध होगी। अब अगर हम बात करें तो कि उस समय अंग्रेजों ने कौन कौन से जो है वो सामाजिक सुधार उस समय मुख्य रूप से किए थे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले 1795 के अंदर जो भारत का गवर्नर है, जिसका नाम है जॉन सॉर, ठीक है, इस जॉन सॉर ने क्या किया था, कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाया, ठीक है, कन्यावध। अब कन्यावध की जो सामाजिक बुराई है वो राजपूत जाति के अंदर अत्यधिक प्रचलित थी, यानी कि कन्या के जन्म होने पर उसका वध कर दिया जाता था। तो ये कन्यावध के विरुद्ध जॉन सॉर ने क्या बनाया, कानून बनाया। तो ये एग्जाम में कई बार आता है कि कौन सी सामाजिक बुराई के विरुद्ध किस गवर्नर के द्वारा कानून बनाया गया था और कब बनाया गया था। तो सबसे पहले 1795 में जॉन सॉर के द्वारा कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाया गया। उसके बाद देखो 1828 के अंदर लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था। सती प्रथा के विरुद्ध, सती प्रथा क्या थी, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी अपने पति के सर को गोदी में रखकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे देती थी, जिसको सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। अब ये जो सामाजिक बुराई थी, इसके विरुद्ध आपके 1828 नहीं, यहाँ 29 है, माफी चाहूंगा, यह मैंने गलती से लिख दिया, 1829, ठीक है। तो 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध लॉर्ड विलियम बेटिक ने क्या किया, कानून बनाया, ठीक है। ये सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने में जो मुख्य समाज सुधारक है, जिसकी भूमिका मानी जाती है, उसका नाम है राजा राम मोहन राय,
यानी कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। और ये सबसे पहले 1829 के अंदर बंगाल के अंदर सती प्रथा को बंद किया गया। उसके बाद 1830 में ये नियम पूरे भारत के ऊपर लागू हो गया। यानी कि प्रारंभ में बंगाल प्रांत के ऊपर सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, बाद में 1830 में पूरे भारत के अंदर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सती प्रथा के विरुद्ध कानून कब बना, 1829, किसके द्वारा बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा बनाया गया, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये जो है सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना। ठीक है, इसी में अगर साथ में अगर अपन देखें तो 1843 के अंदर जो कानून बना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके 1843 के अंदर एक मिनट, हाँ, 1843 के अंदर दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। ठीक है ना। तो दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था वो कौन से गवर्नर के द्वारा किया गया था, अवैध घोषित किया गया था, वो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है ना, 1843 के अंदर। उसके बाद 1843 आता है और कई बार 1844 भी आता है। तो ये कौन सी सामाजिक बुराई थी, नर बलि प्रथा का दमन। तो ये जो किया गया था, कई बार इसमें कैपबेल व हार्डिंग के काल में, लॉर्ड हार्डिंग और कैपबेल के काल के अंदर नरबली प्रथा के विरुद्ध जो है वो कानून बना। यानी कि दास प्रथा, भारत के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को दास बना देते थे और उनसे कार्य करवाते थे। तो इस दास प्रथा के जो विरुद्ध है वो अकबर ने भी कानून बनाया था। 1862 के अंदर अकबर ने भारत में दास प्रथा को क्या किया, अवैध घोषित कर दिया था। अंग्रेजी शासन काल के अंदर 1843 के अंदर लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया था। फिर 1843-44 में जो नरबली प्रथा है उसका दमन भी कैपबेल व हार्डिंग के काल के अंदर कर दिया गया। ठीक है ना। इसके अलावा सबसे जो मुख्य सामाजिक सुधार अंग्रेजी शासन के द्वारा किया गया था वो 1856 के अंदर, 1856 के अंदर उन्होंने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती तो उस स्त्री को सामाजिक रूप से विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई। अब ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो बनाया गया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ। ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, जैसे सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून बनाया गया था वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना, वैसे ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए, जैसे पहले 1795 में कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाया जानशोर के काल में, फिर 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर विलियम बेटिक ने कानून बनाया, फिर दास प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड एलन बरो ने 1843 के अंदर कानून बनाया, फिर नरबली प्रथा को रोकने के लिए कैपेबल व हार्डिंग के द्वारा 1843 और 44 में कानून बनाया गया, फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना जिसके तहत विधवा को शादी करने की अनुमति मिली, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुए। तो ये जितने भी सामाजिक बुराइयां थी, इन बुराइयों के विरुद्ध जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए गए थे वो नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो एकदम सही कानून थे। लेकिन हमारे जो रूढ़िवादी लोग थे, जहाँ शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी इसे परंपराओं पर आघात समझा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन्होंने लोहा लेने का निश्चय किया। तो जो भारतीय समाज को ईसाई धर्म में बदला जा रहा था, भारत की सामाजिक परंपराओं पर आघात किया जा रहा था, उसके कारण भारत का एक बहुत बड़ा जनता का जो वर्ग है वो अंग्रेजी शासन के विरोध में आ गया। तो कारणों में हमने राजनीतिक कारण पढ़ा, प्रशासनिक कारण पढ़ा, धार्मिक कारण पढ़ा और सामाजिक कारण पढ़ा। तो इस कारण ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये वर्ग आ गए थे। फिर चौथा कारण जो हमारे सामने आता है वो आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखो, जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत व्यापारिक दृष्टि से बहुत सक्षम देश माना जाता था। यानी कि हमारे यहाँ जो बंगाल प्रांत था वो भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और सबसे धनी प्रांत था।
भारत की जो आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई थी वो पूरी तरह से कह सकते हो कि हमारे यहाँ उन्नत कुटीर उद्योग, दस्तकारी उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग के ऊपर टिकी हुई थी। यानी कि यहाँ हस्तशिल्प और हस्तशिल्प की वस्तुएं विश्व में बहुत प्रसिद्ध थी। जैसे ढाका का मलमल पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध था, समझ रहे हो ना। तो कहते हैं कि प्राचीन काल के अंदर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो क्योंकि भारत का व्यापार इतना अधिक विकसित था, जिस समय अंग्रेज लोग जो है वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है ना। तो अब किस प्रकार भारत का जो व्यापारिक वर्ग है वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ, तो सबसे पहले इसके अंदर है कि ब्रिटिश कंपनी सॉरी भारत का जो व्यापारिक वर्ग और किसान वर्ग किस तरह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ। तो सबसे पहले आर्थिक कारणों में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कंपनी की भू राजस्व नीतियां। देखो, प्राचीन काल से ही शासन के आय का जो मुख्य स्रोत रहा है वो भूमि कर रहा है। अगर हम प्राचीन काल से अगर देखते हैं कि शासक वर्ग के द्वारा जनता से भूमि कर लिया जाता था और वो एक आय का मुख्य स्रोत था। तो अंग्रेजी शासन के अंदर भी वो आय का मुख्य स्रोत था। अब किसान है वो क्या करते हैं कि खेती करते थे और सरकार को जो है ब्रिटिश कंपनी को लगान जमा कराते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ ऐसी भू राजस्व नीतियां लागू की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग एक तरह से बेकार हो गया, बेरोजगार हो गया और कर्ज के जाल के अंदर फंस गया, ठीक है ना। और कृषि का व्यवसाय पूरी तरह से क्या हो गया, चौपट हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां थी उसके अंदर हम सबसे पहले कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया था, ठीक है ना। अब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को भारत में आरंभ किया था। स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्या थी कि कुछ समय के लिए, 5 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए भूमि का जो लगान है वो निश्चित कर दिया, ठीक है ना, कि 10 वर्ष तक लगातार किसानों के द्वारा इतना जो लगान है वो ब्रिटिश राजकोष में जमा करवाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये नियम तो लागू हो गया, स्थायी बंदोबस्त यानी कि 10 साल के लिए ठेका हो गया, ठीक है ना। और उस लगान को वसूलने की जिम्मेदारी उन्होंने एक वर्ग को दे दी जो जमींदार वर्ग के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। लेकिन हर साल फसल अच्छी हो इस बात की गारंटी नहीं थी। कई साल वर्षा नहीं हुई तो अकाल भी पड़े, तो उस वर्ष किसानों के द्वारा लगान जमा नहीं करवाया गया। अगर जमा करवाया गया तो ऋण लेकर करवाया गया, तो कर्ज के जाल में किसान एक तरह से फंस गया। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पूरी तरह से किसानों के विपरीत रही, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त यानी कि कुछ वर्षों के लिए लगातार स्थायी ठेका हो गया कि इतना लगान किसानों को जमा कराना ही पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने भू राजस्व की एक नीति अपनाई जिसको रेयतवाड़ी रेयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। रेयत का मतलब जो है ना वो किसानों के साथ हो गया, किसानों के साथ हो गया। यानी कि पहले जो है वो जमींदार के माध्यम से रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार कलेक्ट करती थी फार्मर से। अब रेयतवाड़ी यानी कि ब्रिटिश सरकार ने सीधा किसानों के साथ समझौता कर लिया, ठीक है ना। और खड़ी फसल के आधार के ऊपर उन्होंने जो है वो लगान का निर्धारण कर दिया। अब इस व्यवस्था में क्या दोष थी कि लगान की जो दरें थी ना वो इतनी अधिक थी कि किसान जो है उन दरों को, लगान को भर नहीं पा रहा था, तो फिर वो कर्ज के जाल में फंस गया। फिर तीसरी जो व्यवस्था थी जिसको महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत क्या है कि संपूर्ण गांव का एक ही लगान होता था। यानी कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किसी गांव का लगान निश्चित कर दिया गया। मान लीजिए कि इस गांव से 1 लाख रुपए वार्षिक भूमि कर के रूप में जो है वो रेवेन्यू ब्रिटिश कंपनी को जमा करवाया जाएगा। तो वो लगान है वो पूरे गांव के लोग मिलकर देते थे। जैसे एक मूवी बनी थी, लगान मूवी बनी थी आमिर खान की, तो पूरे गांव के द्वारा जो लगान दिया जाता था वो महलवाड़ी बंदोबस्त, यानी कि ये पर्टिकुलर एक किसान से नहीं था, पूरे गांव के लोगों से जो है वो सामूहिक रूप से लगान ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया जाता था। तो ये मुख्य रूप से 3 भू राजस्व नीति थी, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। तीनों की तीनों भू राजस्व नीतियां ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुधार की दृष्टि से की गई थी। लेकिन ये तीनों की तीनों जो आपके भू राजस्व नीतियां है उन्होंने किसानों को क्या कर दिया, आर्थिक रूप से असक्षम बना दिया। किसान कर्ज के जाल में फंस के कृषि का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। तो इस तरह ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण भू राजस्व नीतियों का जो परिणाम ये निकला कि भारत का जो कृषक वर्ग जो संख्या में बहुत अधिक था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गया, वो विरुद्ध हो गया, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम था लेकिन इन नीतियों के कारण वो आर्थिक रूप से असक्षम हो गया, बेरोजगार हो गया।
तो खाली बैठे किसान के पास कोई काम नहीं था, तो उसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो विद्रोह के अंदर मुख्य भूमिका निभाई। उसके बाद बात करते हैं दूसरी आर्थिक कारणों में ब्रिटिश सरकार की विभेदकारी आयात और निर्यात कर नीतियां। देखो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, देखो भारत भारत से कच्चा माल जाता था ब्रिटेन, तो भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जाता था, भारत की वस्तुएं ब्रिटेन बिकने के लिए जाती थी। तो प्रारंभ में स्थिति क्या थी कि भारत की वस्तुएं जब ब्रिटेन में बिकने के लिए जाती थी तो वो काफी उच्च कोटि की थी, तो ब्रिटेन के लोग उसे खरीदते थे और भारत ब्रिटेन के व्यापार के ऊपर भारतीय वस्तुओं का एकाधिकार हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझना, हमारे यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग और दस्तकारी उद्योग बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थे और उनमें बनने वाली वस्तुएं उच्च कोटि की थी। ठीक है, अब ये वस्तुएं जब ब्रिटेन में बिकने के लिए गई तो ब्रिटेन के बाजार के ऊपर भारतीय वस्तुओं का अधिकार हो गया। ठीक है ना, तो जब ब्रिटेन के सरकार को ऐसा लगा कि इस तरह से हमारे हर चीज के ऊपर भारतीय वस्तुओं का अधिकार हो गया है, तो ब्रिटेन का व्यापार तो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, विभेदकारी आयात की निर्यात नीतियां लगाई। जैसे भारत से जो वस्तुएं आती थी उनके ऊपर अत्यधिक कर लगाया जाता था और ब्रिटेन से जो वस्तुएं भारत बिकने के लिए जाती थी उनके ऊपर कम कर लगाया जाता था। तो जब भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक आयात कर लगाएगा तो भारत के लोग उसकी रेट को ज्यादा करेंगे, ज्यादा करें तो ब्रिटेन के लोगों ने उन चीजों को खरीदना बंद कर दिया। तो भारत का इस तरह से जो हस्तशिल्प उद्योग है, दस्तकारी उद्योग है, वो पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने उन वस्तुओं के ऊपर अत्यधिक जो है वो कर लगा दिया था, जिसके कारण भारतीय वस्तुएं विदेशी बाजारों में बिकनी बंद हो गई। अब बात करते हैं, जो ब्रिटेन से वस्तुएं आती थी तो उसके ऊपर आयात कर बहुत कम लगता था, तो वो वस्तुएं भारत में आती थी तो वो बिकने लगी भारत के अंदर। तो जब भारतीय लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं भारत में बिकनी बंद हो गई, भारत से बाहर बिकनी बंद हो गई, तो भारत का जो व्यापार है ना पूरी तरह से क्या हो गया, चौपट हो गया। तो ये जो विभेदकारी आयात की निर्यात नीति थी, जिसके तहत आयात होने वाली वस्तुओं पर कम कर लगता था और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगता था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि आयात पर कह सकते हो कि कम कर लगता था और निर्यात के ऊपर अधिक कर लगता था। इसके कारण जो है भारतीय व्यापार क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये पहला ब्रिटिश सरकार की जो भू राजस्व नीतियां हैं वो, और दूसरा ब्रिटिश सरकार की जो विभेदकारी आयात कर और निर्यात कर नीति है, उसके परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तीसरा कारण जो माना जाता है वो माना जाता है कि भारतीय धन का ब्रिटेन में निष्कासन होना। ये आपके सामने जो इमेज है वो है दादा भाई नारोजी, ठीक है ना, यानी कि दादा भाई नारोजी, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जो है वो कहा जाता है। ये काफी उदारवादी काल के एक महत्वपूर्ण नेता थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ब्रिटिश रूल्स अन ब्रिटिश इंडिया, ये एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, देखो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने एक कंसेप्ट दिया जिसको धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत, और ये धन निष्कासन का सिद्धांत जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था वो थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रिटिश रूल्स एंड ब्रिटिश इंडिया के अंदर धन निष्कासन का सिद्धांत बताया। अब ये धन निष्कासन का सिद्धांत है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। भारत ब्रिटिश सरकार का एक कच्चे माल का उत्पादन करने वाला उपनिवेश था, यानी कि भारत के अंदर कच्चे माल का उत्पादन होता था, कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान था, और ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर कल कारखाने विकसित हो चुके थे। तो अब उन कल कारखानों में वस्तुएं निर्मित करने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जाता था। तो भारत से जो कच्चा माल ब्रिटेन जाता था उसके ऊपर निम्न शुल्क लगाया जाता था। सस्ते दामों में ब्रिटेन की सरकार कच्चे माल को खरीदती और उसको ब्रिटेन सप्लाई करती। ब्रिटेन से उन कच्चे मालों की बनती थी वस्तुएं। ठीक है, अब उन वस्तुओं जो ब्रिटेन के कारखानों में बनी है उनको निर्मित बिकने के लिए बाजार चाहिए, तो वो बहुत बड़ा बाजार था भारत का बाजार, तो वो वस्तुएं भारत में बिकने के लिए आती थी। ठीक है, अब भारत के लोग उन वस्तुओं को खरीदते थे तो भारत का पैसा जाता था ब्रिटेन, यानी कि इस तरह भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था। यानी कि भारतीय
कच्चे माल से बनी हुई वस्तुओं को भारतीयों के द्वारा जब खरीदा जाता था तो भारत का माल, भारत के लोगों का जो पैसा वो ब्रिटेन इस तरह जाता था। इसके अलावा और भी कई जरिए थे कि ब्रिटिश कंपनी भारत में खर्च के बदले है, भारत की सुरक्षा के बदले, भारत के प्रशासनिक व्यवस्था के बदले में भारतीयों से विभिन्न प्रकार के जो कर लेती थी, तो अलग अलग माध्यम से भारत का जो पैसा जो है वो बाहर जा रहा था। अब ये जो दादा भाई नारोजी थे, उन्होंने ये धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, किस तरह भारतीय धन का निष्कासन ब्रिटेन में हो रहा था। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया। किस पुस्तक में दिया गया? ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश इंडिया पुस्तक में दिया गया। धन निष्कासन सिद्धांत के अंदर ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी रूल्स एंड ब्रिटिश इंडिया, इसके अंदर दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति की कितनी इनकम है और कितना पैसा भारत से ब्रिटेन विभिन्न माध्यम के द्वारा जा रहा है, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरा का पूरा उल्लेख उन्होंने अपने इस पुस्तक के अंदर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था। तो ये कह सकते हो कि आर्थिक कारणों के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके ब्रिटिश सरकार की जो भू राजस्व नीतियां हैं उसके परिणाम स्वरूप कृषक बेरोजगार हो गए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए। उसके बाद ब्रिटिश सरकार की जो विभेदकारी आयात और निर्यात कर नीतियां, उसके कारण भारत का व्यापार खत्म हो गया और इस तरह भारत का जो पैसा है वो ब्रिटेन जा रहा था। तो इस तरह कह सकते हो कि भारत एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी की दोषपूर्ण नीतियों के कारण, ब्रिटिश सरकार की विभेदपूर्ण नीतियों के कारण जो भारतीय जो आर्थिक संपन्न देश था वो एक निर्धन देश के अंदर तब्दील हो गया और भारत की व्यापारिक जो स्थिति है वो पूरी तरह से खत्म हो गई और भारत में पैसे का पूरी तरह से क्या हो गया? अभाव हो गया। तो इस तरह भारत का एक जो व्यापारिक वर्ग है, भारत का एक कृषक वर्ग है, वो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के क्या हो गया? विरोध के अंदर आ गया। तो यहाँ आज हमने साथियों जो मुख्य टॉपिक पढ़े हैं उसको मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना? उसको शॉर्ट के अंदर अपन दोबारा कर लेते हैं ताकि अपने को ध्यान में रहे, ठीक है ना? आज हमने शुरुआत की थी, कल हम राजनीतिक कारणों को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज हमने शुरू किया था कि प्रशासनिक कारण कौन से थे, ऐसे कौन से प्रशासनिक कारण थे जिसके कारण भारतीयों का ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में ब्रिटिश कार्यालय के अंदर जो कर्मचारी काम करते थे, उन कर्मचारियों के साथ ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भेदभाव प्रशासन में किया जाता था, ठीक है ना? यानी कि उस समय जो गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने भारतीय कर्मचारियों को उच्च पदों के ऊपर कभी भी नहीं लगाया, उच्च पदों से उन्हें वंचित रखा। तो जो भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित किया जा रहा था, ये 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख कारणों के अंतर्गत माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको एक प्रमुख कारण माना किसने है? तो भारतीयों का प्रशासन में जो भेदभाव किया जा रहा था, इसको एक प्रमुख कारण माना है सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीयों को जो प्रशासन में भेदभाव किया जा रहा था, ये 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। उसके बाद धार्मिक कारण, तो धार्मिक कारणों में हमने सबसे पहले पढ़ा कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता मिल गई। तो ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म प्रचार करना शुरू कर दिया और लोगों को ये इस बात को कहा कि अगर वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उसका परिणाम ये निकला कि भारत का एक निम्न वर्ग जो संख्या में बहुत अधिक था, जिसको समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था, उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो भारत का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो ईसाई धर्म के अंदर बदल गया। तो हमारे जो हिंदू धर्म सुधारक है, उन्होंने इस बात की चिंता हुई कि इस तरह पूरे भारत का ईसाईकरण कर दिया जाएगा, तो उन्होंने उस लोगों के अंदर जागृति फैलाई, ठीक है। उसके बाद 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, इसमें क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया कि अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो उसे पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जो रहे रहे हुए लोग थे, समाज के निम्न वर्ग के लोग, जिन्होंने इस डर से ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया था कि उन्हें पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, इस नियम को बनने के बाद उन्होंने भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया गया। अब बात करते हैं सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारणों में सबसे पहले भारतीयों के प्रति जो रंग भेद रीति, यानी कि अंग्रेज गोरे थे, भारतीय काले थे, वो उन्हें काला कहकर पुकारते थे। तो सामाजिक दृष्टि से भारतीयों ने अपने आप को हीन समझना प्रारंभ कर दिया और ब्रिटिश शासन के वो विरुद्ध हो गए।
फिर बात है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में किए गए सामाजिक सुधार। अंग्रेजी शिक्षा के कारण अंग्रेजों की सोच विकसित हो गई थी। उन्होंने भारतीय समाज की जो बुराइयां उनके विरुद्ध कानून बनाए, जो सही नैतिक दृष्टि से भी सही थे और सामाजिक दृष्टि से भी सही थे। लेकिन भारत के रूढ़िवादी लोगों ने इसे अपनी परंपराओं पर आघात समझा और एक भारत का कह सकते हो कि मुख्य वर्ग है वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, रूढ़िवादी वर्ग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए। कौन कौन से उस समय मुख्य कानून बने? जैसे 1795 में जॉन सॉर ने कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाया जो राजपूत जाति में प्रचलित थी। 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। उसके बाद अगर बात करें तो 1843 के अंदर लॉर्ड एलन ने दास प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया। 1843-44 में नरबली प्रथा का विरुद्ध है कैपबेल व हार्डिंग के काल के अंदर कानून बनाया गया। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। तो इस तरह सामाजिक सुधार किए गए वो सही थे, लेकिन रूढ़िवादी लोगों ने इसे गलत माना और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए। फिर बात करते हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारणों में सबसे पहले कि भारत का किसान कृषक वर्ग जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो दोषपूर्ण भू राजस्व नीतियां थी, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रेतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली, बाढ़ बंदोबस्त प्रणाली, इस प्रणाली के कारण क्या है कि किसान जो है ना वो कर्ज के जाल के अंदर फंस गया, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गया। कृषि जो एक उन्नत व्यवसाय था वो पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना? तो ये वर्ग इसलिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो विभेदकारी आयात कर नीतियां थी, यानी कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाया गया और ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं पर कम कर लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है, कुटीर उद्योग है, दस्तकारी उद्योग है, पूरी तरह से क्या हो गया, चौपट हो गया। फिर बात है भारतीय धन का निष्कासन ब्रिटेन में होना, यानी कि भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था, भारत में धन का अभाव हो गया था। ठीक है ना? भारत में धन के अभाव होने से भारत के जो उद्योग धंधे वो पूरी तरह से क्या हो गए, समाप्त हो गए थे। ठीक है ना? और भारत सिर्फ एक ब्रिटेन का कच्चे माल का उत्पादन करने वाला उपनिवेश बनकर रह गया। और ये धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी रूल्स एंड ब्रिटिश इंडिया के अंदर किया है। ठीक है ना? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया है। तो साथियों, आज की क्लास में मैं आपसे इतनी ही बात कर पाऊंगा। बाकी का अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज हमने आपके प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण, इनके ऊपर अपन ने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने राजनीतिक कारण और 1857 से पूर्व के विद्रोह को पढ़ लिया था। साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और इस क्लास में अध्ययन को अच्छा बनाने के लिए आपको अच्छी तरह से हर चीज़ समझ में आ जाए, इसके लिए क्या सुधार अपेक्षित है तो वो भी कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके अंदर आवश्यक रूप से सुधार करे और आपको एक अच्छी बेहतर से बेहतर जो क्लास है वो मिल सके। शिक्षा क्लासेस का हमेशा से एक ध्येय रहा है कि विद्यार्थी के हितों के अनुरूप कार्य किया जाए, विद्यार्थी एक अच्छा अध्ययन कर सके, ऐसा उसे प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए और अच्छे से अच्छी उसे जो है शिक्षा प्रदान की जाए। तो आपके सुधार, आपके द्वारा किए गए जो दिए गए सुझाव अपेक्षित रहेंगे और आप अपने कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है ना? और अगर आपके सुझाव अपेक्षित होंगे तो हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा उसमें अवश्य सुधार किया जाएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए आपके विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, और इससे आगे हम इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।